पिनैकल पिनैकल 26,000 जीके। आज स्टार्ट करेंगे साइंस। साइंस में बात करें तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स, प्रकाश और प्रकाशिकी। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्रमशः क्या होती है? तो स्थिति जो है वो अनंत पर होती है, अत्यधिक विवर्धित और वास्तविक तथा उल्टा इमेज जो है वो बनता है। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और प्रतिबिंब जो है वो अत्यधिक विवर्धित होता है, यानी बहुत बड़ा होता है और वास्तविक तथा उल्टा प्रकृति का होता है। लेंस के डायाफ्राम का खुला वह भाग जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है उसे कहते हैं द्वारक यानी अपर्चर। लेंस के डायाफ्राम का खुला वह भाग जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है उसे कहते हैं द्वारक यानी अपर्चर। वह उपकरण जो कणों या तरंगों के किरण को संकीर्ण करता है वह कहलाता है समांतरित्र यानी कोलीमेटर। वह उपकरण जो कणों या तरंगों के किरण को संकीर्ण करता है वह कहलाता है समांतरित्र कोलीमेटर। सफ़ेद प्रकाश उदाहरण है किसका? सफ़ेद प्रकाश उदाहरण है बहुवर्णी प्रकाश का। सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। सौर कुकर में उपयोग होने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण। परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक कौन है? आइजैक न्यूटन। परावर्तक दूरबीन का आविष्कारक है आइजैक न्यूटन। दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। दूरबीन में उपयोग होता है अवतल दर्पण। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। भिबजायोर से आने वाले प्रकाश में से न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम आवृत्ति और सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? लाल। भिबजायोर से आने वाले प्रकाश में जो न्यूनतम ऊर्जा होता है, न्यूनतम ऊर्जा लाल रंग का होता है। न्यूनतम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो सबसे कम होता है वो लाल रंग का होता है। और सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य जो होता है वह होता है लाल रंग का। भिबजायोर से आने वाले प्रकाश में सबसे अधिकतम ऊर्जा होता है बैंगनी रंग का। सबसे अधिकतम आवृत्ति होता है बैंगनी रंग का। और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। भिबजायोर से आने वाले प्रकाश में से अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम आवृत्ति और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में भिबजायोर से प्रकाश के जो रंग क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम विक्षेपित होते हैं वे है बैंगनी और लाल। बैंगनी रंग जो है वो सबसे अधिक विक्षेपित होता है और लाल रंग जो है वो सबसे कम विक्षेपित होता है। बाईफोकल लेंस के ऊपरी भाग में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। बाईफोकल लेंस के ऊपरी भाग में जो लेंस यूज किया जाता है वह होता है अवतल लेंस। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में यरेकस वेधशाला में उपयोग किए गए सबसे बड़े लेंस ऑब्जेक्टिव का व्यास कितना है? 40 इंच। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में यरेकस वेधशाला में उपयोग किए गए सबसे बड़े लेंस ऑब्जेक्टिव का व्यास है 40 इंच। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है कितना? लगभग 150 डिग्री। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है लगभग 150 डिग्री। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। वस्तु का वह प्रकार जो छाया निर्माण के लिए उत्तरदायी है वह कहलाती है अपारदर्शी। वस्तु का वह प्रकार जो छाया निर्माण के लिए उत्तरदायी है वह कहलाती है अपारदर्शी। बटर पेपर एक उदाहरण है परभासी वस्तु का।
बटर पेपर जो है वो परभासी वस्तु का उदाहरण है। साबुन के बुलबुले सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखते हैं, क्यों? प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। साबुन के बुलबुले जो है वह सफ़ेद रोशनी में रंगीन दिखते हैं प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के कारण। बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले दिखाई देती है, क्योंकि ध्वनि की तुलना में प्रकाश की गति जो है वो अधिक होती है। किरणों को अभिसरित करने वाला लेंस कहलाता है क्या? अभिसारी लेंस। किरणों को अभिसरित करने वाला लेंस जो है वह कहलाता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस एक क्या है? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस जो है वह अभिसारी लेंस है। वे समीकरण जो एक इंटरफेस पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रतिबिंब और संरचना का वर्णन करता है उनको क्या बोलते हैं? फ्रेस्नेल के समीकरण। वे समीकरण जो एक इंटरफेस पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रतिबिंब और संरचना का वर्णन करता है उसको फ्रेस्नेल के समीकरण कहते हैं। एक छोटे से प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसके कारण बनने वाली छाया जो है वो क्या कहलाता है? तीक्ष्ण छाया। एक छोटे से प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसके कारण बनने वाली छाया कहलाती है तीक्ष्ण छाया। एक गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह जो है वो बाहर की ओर मुड़ी होती है उसे कहते हैं क्या? उत्तल दर्पण। एक परावर्तीय दर्पण जिसकी सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है उसको बोलते हैं उत्तल। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बिंदु के आकार का। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब का आकार होता है बिंदु आकार का। वस्तु को अनंत पर रखने पर उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है क्या? आभासी, सीधा और छोटा। वस्तु को जब अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा और उल्टा होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कितना? 1.0003। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003। आँख का वह भाग जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है वह है आइरिस। आँख का वह भाग जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है वह है आइरिस। वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है वह कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। वह प्रतिबिंब जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आता है तो छाया बनाती है। श्वेत प्रकाश मिश्रण है कितने रंगों का? 7 रंगों का। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। वह पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुएं देखी जा सकती है वो कहलाती हैं पारदर्शी पदार्थ। वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण उपयोग किया जाता है वह होता है उत्तल दर्पण। परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचने गए अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है क्या? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है कैसा? आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आभासी और सीधा होता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है उसको आइरिस कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता को दर्शाया जाता है धनात्मक संख्या द्वारा। उत्तल लेंस की जो क्षमता यानी पावर होता है उसको धनात्मक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। अवतल लेंस की जो क्षमता होता है उसको ऋणात्मक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक संख्या द्वारा, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है।
अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति F पर है और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक बड़ा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति F पर है और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह अत्यधिक बड़ा होता है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C और F के बीच है और प्रतिबिंब की स्थिति C से दूर है तो प्रतिबिंब का आकार जो होता है क्या होता है? बड़ा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C से दूर है और प्रतिबिंब की स्थिति F और C के बीच में है तो प्रतिबिंब का आकार होता है क्या? छोटा। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है विक्षेपण। क्या कहलाता है? विक्षेपण। बाथरूम के दर्पण में परावर्तन और चश्मे की जोड़ी पर चमक होती है नियमित परावर्तन के कारण। बाथरूम के दर्पण में परावर्तन और चश्मे की जोड़ी पर चमक वो होती है नियमित परावर्तन के कारण। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या कुछ प्रकार है? अर्धचालक के। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक हैं। गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड में। गैलियम फॉस्फाइड का, इंडियम गैलियम नाइट्राइड का और गैलियम आर्सेनाइड का, ये तीनों का उपयोग किया जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड में। सोना और तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं और परावर्तित करते हैं पीले प्रकाश को। सोना और तांबा जो है वह नीले बैंगनी पदार्थ को और नीले प्रकाश को दोनों को अवशोषित कर लेता है और पीले प्रकाश को परावर्तित करता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कितना? 2.42। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42। समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है लाल, हरी और पीली। समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है लाल, हरी और पीली। प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है समतल दर्पण द्वारा। प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन जो होता है वो होता है समतल दर्पण द्वारा। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? प्रकाश की प्रकीर्णन। आकाश का जो नीला रंग होता है वह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। मायोपिया के नाम से कौन जाना जाता है? मायोपिया के नाम से जाना जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तर तक उद्दीप्त होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है क्या? रमन प्रभाव। किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तर तक उद्दीप्त होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है रमन प्रभाव। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनको अपने मूल पथ से विचलन कहलाता है क्या? अपवर्तन। जब प्रकाश के किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अपने मूल पथ से विचलन जो होता है वह अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन। पर्वतों की चोटियाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गुलाबी या नारंगी रंग धारण कर लेती है। क्यों? तो अल्प पेंगलों के कारण। पर्वतों की चोटियाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गुलाबी या नारंगी रंग धारण कर लेती है अल्पेंगलों के कारण। एक दूसरे से 120 डिग्री पर झुके हुए दो दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होती है? 2। 120 डिग्री पर दो दर्पण जब झुके हुए होंगे तो उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा उनका संख्या होगा कितना? 2।
जब दो दर्पणों को एक दूसरे से थीटा कोण पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। जब दो दर्पणों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या गिनती करने के लिए जो सूत्र लगाते हैं वो है 360 बटे थीटा माइनस 1। क्राउन ग्लास और कनाडा बालसम, क्राउन ग्लास और कनाडा बालसम का अपवर्तनांक होता है कितना 1.55। क्राउन ग्लास और कनाडा बालसम का अपवर्तनांक होता है 1.55। यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होता है 0 डिग्री सेल्स 0 डिग्री। यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है वो 0 डिग्री होता है। लेंस के संबंध में दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की वह स्थिति है जिसका ऑब्जेक्ट होता है अनंत पर, जिसका ऑब्जेक्ट होता है अनंत पर। लेंस के संबंध में दूसरा मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की वह स्थिति है जिसका ऑब्जेक्ट होता है अनंत पर। लेंस का पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसकी प्रतिबिंब बनती है अनंत पर। लेंस का पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसकी प्रतिबिंब जो है वो बनती है कहाँ अनंत पर। एक लड़का लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु की तीक्ष्ण छवि को स्क्रीन पर फोकस करता है तो लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी बराबर होती है फोकस दूरी के। एक लड़का जो है वो लेंस का उपयोग करके किसी दूर की वस्तु की तीक्ष्ण छवि को स्क्रीन पर फोकस करता है तो लेंस और स्क्रीन के बीच का जो दूरी होगा वह फोकस दूरी के बराबर होगा। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव होती है धनात्मक। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो उसकी फोकस दूरी जो है वो सदैव धनात्मक होती है। किसी तारे की स्पष्ट स्थिति के थोड़े बदलते रहने का कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। किसी तारे की स्पष्ट स्थिति के थोड़े बदलते रहने का कारण है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। किसी तारे के टिमटिमाने का कारण होता है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। किसी तारे के टिमटिमाने का जो कारण होता है वो होता है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे कार्य करते हैं प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में। ग्रह जो है वो टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे कार्य करते हैं प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में। लेंस की क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी के। लेंस का जो क्षमता होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है फोकस दूरी के। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या है डायोप्टर। लेंस का जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक है डायोप्टर। लेंस का सूत्र क्या होता है 1 प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 वस्तु की दूरी इक्वल टू 1 फोकस। लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। माध्यम B के संबंध में माध्यम A के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है माध्यम B में प्रकाश की गति बटे माध्यम A में प्रकाश की गति। माध्यम B के संबंध में माध्यम A के अपवर्तनांक का सूत्र है माध्यम B में प्रकाश की गति बटे माध्यम A में प्रकाश की गति। आवर्धन का सूत्र क्या है आवर्धन का सूत्र है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का सूत्र हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसको विचलित कोण कहते हैं।
श्वेत प्रकाश का वह घटक जो प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक विचलित होता है वह है बैंगनी। श्वेत प्रकाश का वह रंग जो प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक विचलित होता है वो है बैंगनी। दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। कांच के गिलास में पानी में रखे नींबू के बड़े कांच के गिलास में पानी में रखे के नींबू के बड़े दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगर कांच के गिलास में पानी है और उस पानी में अगर नींबू है तो वो नींबू जो है वो बड़ा दिखता है। क्यों? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है क्या? अपवर्तनांक। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण होता है 0 डिग्री। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण जो है वो 0 डिग्री होता है। यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो आपतन कोण होता है क्या? अपवर्तन कोण से अधिक। यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो आपतन कोण होता है अपवर्तन कोण से अधिक। यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो आपतन कोण जो है वो बराबर होता है निर्गमन कोण के। यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो निर्गत किरण जो है वो समानांतर होती है आपतित किरण के। यदि वायु में यात्रा करती हुई प्रकाश की किरणें जब कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो क्या क्या होता है? तो आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण से अधिक होता है। आपतन कोण जो है वो बराबर होता है निर्गमन कोण के और निर्गत किरण जो है वो समानांतर होता है आपतित किरण के। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव क्या होता है? 1 से अधिक। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो है वो सदैव 1 से अधिक होता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनते हैं उत्तल और समतल दर्पण द्वारा। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उत्तल और समतल दर्पण द्वारा बनते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक जो है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। श्वेत प्रकाश की किरणें कांच के प्रिज्म से गुजरने पर विभक्त हो जाती है 7 रंगों में। श्वेत प्रकाश की किरणें जो है वो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से ऑप्टिकल डिवाइस जो किरणों की एक समानांतर किरण उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के प्रयोग से होता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से ऑप्टिकल डिवाइस जो किरणों की एक समानांतर किरण उत्पन्न कर सकते हैं वो है उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में एक बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनती है क्या? आभासी और सीधा। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसा होता है? आभासी और सीधा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की डिस्क का चपटा होने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की डिस्क का चपटा होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। बादलों में सफ़ेद रंग के होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। बादलों में सफ़ेद रंग के होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस पर? प्रकीर्णन कणों के आकार पर। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग जो है वो निर्भर करता है प्रकीर्णन कणों के आकार पर। अति सूक्ष्म कण मुख्यतः प्रकीर्णन करते हैं नीले प्रकाश का। अति सूक्ष्म कण जो होते हैं वो मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं।
रात्रि में तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। रात्रि में तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने के कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। रात्रि में तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी। गोलीय दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी। लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है कोहरा या धुआं में। लाल रंग जो है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है कोहरा या धुआं में। लाल रंग होता है न्यूनतम आवृत्ति का। लाल रंग जो है वो न्यूनतम आवृत्ति का होता है और लाल रंग उच्चतम तरंग दैर्घ्य का होता है। लाल रंग जो है वो न्यूनतम आवृत्ति का होता है और लाल रंग जो है वो उच्चतम तरंग दैर्घ्य का होता है। अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो सदैव ऋणात्मक होती है। वायुमंडल न होने पर आकाश का रंग कैसा होगा? काला। वायुमंडल अगर नहीं होगा तो आकाश का रंग होगा काला। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत और फोकस पर रखा जाता है तो यह बनाती है वास्तविक प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण में अनंत और फोकस पर रखा जाता है तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर लगभग होता है कितना? 2 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। प्रकाशिक केंद्र सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है लेंस के। प्रकाशिक केंद्र जो है वो लेंस के सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। किसी कांच के स्लैब पर अभिलंब के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। किसी कांच के स्लैब पर अभिलंब के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण का आपतन कोण होता है कितना? 0 डिग्री। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वह कहलाता है आपतन कोण। दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि यह परावर्तित करता है क्या? दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि यह परावर्तित करता है दृश्य प्रकाश की सभी तरंगे। दूध जो है वो सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि यह परावर्तित करता है दृश्य प्रकाश की सभी तरंग दैर्घ्य को। आग के ऊपर उठने वाली गर्म हवा की विक्षुब्ध धारा के माध्यम से देखी जाने वाली वस्तुओं की यादृच्छिक स्थिरता होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आग के ऊपर उठने वाली गर्म हवा की विक्षुब्ध धारा के माध्यम से देखी जाने वाली वस्तुओं की यादृच्छिक अस्थिरता होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी स्थित होते हैं समान तल पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी स्थित होते हैं समान तल पर। बाह्य अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है जिसके कारण यह काला दिखाई देता है। बाह्य अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो नहीं होता है जिसके कारण यह काला दिखाई देता है। अवतल दर्पण में गोले के केंद्र की ओर एक डिप्रेशन होता है और पॉलिश वक्रता केंद्र के विपरीत होती है। अवतल दर्पण में गोले के केंद्र की ओर एक डिप्रेशन होता है और पॉलिश वक्रता केंद्र के विपरीत होती है। सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। फोकस पर एक बिंदु स्रोत से प्रकाश समानांतर प्रस्तुत किया जाता है अवतल दर्पण द्वारा। फोकस पर एक बिंदु स्रोत से प्रकाश समानांतर प्रस्तुत किया जाता है अवतल दर्पण द्वारा। डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को रखा जाता है डिश के सामने फोकस पर।
डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को डिश के सामने फोकस पर रखा जाता है। यदि आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कैसी? वास्तविक, उल्टी और छोटी। यदि आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टी और छोटी। जब एक पेंसिल को जल में डुबाया जाता है तो यह मुड़ी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। जब किसी पेंसिल को पानी में डुबाया जाता है तो यह मुड़ी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है ऋणात्मक। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है ऋणात्मक। विचलन कोण जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। विचलन कोण जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। जल, सिलोफन और साफ कांच का उपयोग किया जाता है गोलीय लेंस बनाने के लिए। जल, सिलोफन और साफ कांच का उपयोग किया जाता है गोलीय लेंस बनाने के लिए। अधिकांश सामान्य गैसें परिक्षेपण नहीं दर्शाती है दृश्य प्रकाश में। अधिकांश सामान्य गैसें जो है वह परिक्षेपण नहीं दर्शाती है दृश्य प्रकाश में। एक परावर्तित किरण उसी पथ का अनुसरण करती है लेकिन विपरीत दिशा में। जब वह ध्रुव से होकर गुजरती है और लंबवत होती है तो फोकस जो है वो फोकस समतल के एक परावर्तित किरण उसी पथ का अनुसरण करती है लेकिन विपरीत दिशा में जब वह ध्रुव से होकर गुजरती है और लंबवत होती है फोकस समतल के। भिबजाइयों में बड़े कणों द्वारा जो रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है वो है लाल। भिबजाइयों में बड़े कणों द्वारा जो सबसे अधिक रंग प्रकीर्णित होती है वो है लाल। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है 2 बार। जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो वह दिखता है वास्तव में जितना गहरा है उससे कम। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श का निरीक्षण करते हैं तो वह वास्तव में जितना गहरा है उससे कम दिखता है। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन का मान बढ़ेगा। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन का मान बढ़ता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाता है। जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और वायु से जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा नहीं बदलती है। जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और वायु से जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा जो है वो नहीं बदलती है। अपवर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। अपवर्तन का सिद्धांत का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है? चश्मे में। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र सतह से समान दूरी पर होता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जो गोलीय दर्पण की वक्र सतह से समान दूरी पर होता है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण के संयोजन से। इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण के संयोजन से बनता है। वह घटना जो प्रकाश के पथ को दृश्यमान बनाती है वह कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। वह घटना जो प्रकाश के पथ को दृश्यमान बनाती है वह प्रकाश का प्रकीर्णन है। समतल और घुमावदार सतहें दोनों पालन करती है परावर्तन के नियम को। समतल और घुमावदार सतहें जो होते हैं दोनों पालन करती है परावर्तन के नियम को। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई छड़ी जो होती है वह मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए अवतल दर्पण आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरण करता है मुख्य अक्ष के समानांतर। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए अवतल दर्पण आपतित प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर अभिसरण करता है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए अवतल दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए अवतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं। जब प्रकाश जल से वायु में गुजरता है तो उसकी गति बढ़ती है। जब प्रकाश जल से वायु में गुजरता है तो उसकी गति जो है वो बढ़ती है। जब श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब श्वेत प्रकाश की एक पतली किरण प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण। स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण होता है उत्तल दर्पण। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल दर्पण। सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण जो है वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली किरण विचलित नहीं होती। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली किरण जो है वो विचलित नहीं होती। अपवर्तक सूचकांक वायु में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के बीच का संबंध क्या है? तो अपवर्तक सूचकांक बराबर वायु में प्रकाश की गति बटा माध्यम में प्रकाश की गति, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय माध्यम में प्रकाश की गति, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जल में रखा हुआ कंचा बड़ा दिखाई देता है। जल में रखा हुआ कंचा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि जल कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। जल में रखा हुआ कंचा जो है वो बड़ा दिखाई देता है क्योंकि जल जो है वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। लेंस के दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। लेंस के दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। साइन आई और साइन आर का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। साइन आई और साइन आर का अनुपात जो है वह अपवर्तनांक कहलाता है। उल्टे और बड़े प्रतिबिंब के लिए वस्तु को C और F के बीच रखा जाना चाहिए अवतल दर्पण में। उल्टे और बड़े प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण में वस्तु को C और F के बीच रखा जाना चाहिए। आँख के लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण होता है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया क्यों होता है? तो आँख का जो लेंस होता है उसका वक्रता अत्यधिक हो जाता है। प्रकाश के स्पेक्ट्रम के दो रंग जो चरम सीमा बनाते हैं वे हैं बैंगनी और लाल। प्रकाश के स्पेक्ट्रम के दो रंग जो चरम सीमा बनाते हैं वे हैं बैंगनी और लाल। फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के नेत्र की क्षमता को कहा जाता है आँखों का समायोजन, यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के नेत्र की क्षमता को कहते हैं आँखों का समायोजन। वह ऑप्टिकल घटना जिसमें दूर की वस्तु उपस्थित प्रतीत होती है भले ही वह वास्तव में वहाँ न हो, यह कहलाती है मृग तृष्णा। वह ऑप्टिकल घटना जिसमें दूर की वस्तु उपस्थित प्रतीत होती है भले ही वह वास्तव में वहाँ न हो, यह कहलाता है मृग तृष्णा यानी मिराज। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को व्यक्त किया जाता है प्रकाश घनत्व के रूप में। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को व्यक्त किया जाता है प्रकाश घनत्व के रूप में। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु कहलाता है ध्रुव। गोलीय दर्पण की
परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु कहलाता है ध्रुव। फोटोवोल्टिक प्रभाव सिद्धांत संबंधित है सौर ऊर्जा प्रणाली से। फोटोवोल्टिक प्रभाव सिद्धांत जो है वो संबंधित है सौर ऊर्जा प्रणाली से। इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। इंद्रधनुष का बनना उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब निर्माण उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब निर्माण उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। वह लेंस जो बीच में पतला था किनारे पर मोटा होता है कि यह कहलाता है अवतल लेंस। वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है वह अवतल लेंस होता है। प्रकाश के 7 घटक रंगों में विक्षेपण की घटना की खोज की गई थी आइजैक न्यूटन द्वारा। प्रकाश के 7 घटक रंगों में विक्षेपण की घटना की खोज की गई थी आइजैक न्यूटन द्वारा। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बॉय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन पूर्ण रूप है लेजर का। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन हेडलाइट में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन हेडलाइट में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। वाहन में पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वह होता है उत्तल दर्पण। वाहन में पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वह उत्तल दर्पण होता है। वस्तु से बड़ी आभासी प्रतिबिंब निर्मित की जा सकती है। वस्तु से बड़ी और आभासी प्रतिबिंब निर्मित की जाती सकती है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा। प्रकाश यात्रा करती है सीधी रेखा में। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में यात्रा करती है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाती है विक्षेपण को। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो विक्षेपण को दर्शाती है। सेविंग के लिए उपयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सेविंग के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है अवरक्त किरणें। सामान्य रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें जो होती है वह होती है अवरक्त किरणें। जब वस्तु को अवतल लेंस के अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनती है छोटी। जब वस्तु को अवतल लेंस के अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटी बनता है। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 के आगे अभिवर्धित वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाता है f1 और 2f1 के बीच में। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 के आगे अभिवर्धित वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाता है f1 और 2f1 के बीच में। वायु से कांच के प्रिज्म में गुजरने वाली प्रकाश किरणें झुकती है अभिलंब की ओर। वायु से कांच के प्रिज्म में गुजरने वाली प्रकाश किरणें जो है वह अभिलंब की ओर झुकती है। लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरे के संकेत के लिए। प्रकिरणित प्रकाश का रंग निर्भर करता है प्रकीर्णन कणों के आकार पर। प्रकिरणित प्रकाश का रंग जो है वो निर्भर करता है प्रकीर्णन कणों के आकार पर। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। प्रकाश के परावर्तन के साथ कार्य करने के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिमाटी का पालन किया जाता है गोलीय दर्पण और लेंस द्वारा। प्रकाश के परावर्तन के साथ कार्य करने के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है गोलीय दर्पण और लेंस द्वारा।
गोलाकार दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में चिन्ह परिपाटी के एक सेट का पालन किया जाता है, जिसे कहा जाता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। गोलाकार दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में चिन्ह परिपाटी के एक सेट का पालन किया जाता है, जिसे कहा जाता है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। पदार्थों के अपवर्तनांक का आरोही क्रम है वायु, जल, कांच। पदार्थों के अपवर्तनांक का आरोही क्रम है वो है वायु, जल, कांच। नेत्र की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है वह है लेंस। नेत्र की वह संरचना जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है वह है लेंस। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बाहर निकलती है बिना किसी विचलन के। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बाहर निकलती है बिना किसी विचलन के। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर समान आकार की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए 2f1 पर। उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 पर समान आकार की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए 2f1 पर। अवतल दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए ध्रुव P और फोकस F के बीच में। अवतल दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए ध्रुव P और फोकस F के बीच में। वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। मुख्य अक्ष के समानांतर जितने भी दूरियां हैं वह सब दर्पण के ध्रुव से मापे जाते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ली जाती है धनात्मक। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां जो है वो धनात्मक ली जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत दूरियों के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे की दूरियां जो है वो क्रमशः क्या मापी जाती है, तो ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां जो है वो ऋणात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत दूरियों के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरी है वह धनात्मक मापी जाती है और नीचे की दूरी जो है वो ऋणात्मक मानी जाती है। अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के एक ही तरफ आभासी, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को रखा जाना चाहिए फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में। अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के एक ही तरफ आभासी, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच। अवतल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच। अवतल लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच। यदि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो तो आवर्धन माना जाता है धनात्मक। यदि गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो आभासी हो तो उसका आवर्धन धनात्मक माना जाता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरणें दूर हो जाती है अभिलंब से। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाएगी तो किरणें जो है वो अभिलंब से दूर हो जाती है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां जो है वो मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। दो वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। दो वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा जो है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। फोटोलिसिस एक अपघटन क्रिया है जो होती है प्रकाश के कारण।
फोटोलिसिस एक अपघटन क्रिया है जो प्रकाश के कारण होती है। यदि आप दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि आपसे छोटी है तो दर्पण किस प्रकार का है? उत्तल दर्पण है। यदि आप दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपकी छवि जो है वो आपसे छोटी है तो वह दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण है। वह घटना जब दर्पण में आपका बायां दाईं ओर दिखाई देता है तथा दायां बाईं ओर दिखाई देता है तो उसको पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। वह घटना जब दर्पण में आपका बायां दाईं ओर और दायां बाईं ओर दिखाई देता है तो उसको पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है ध्रुव। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का जो केंद्र होता है उसको ध्रुव कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। एक गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है। एक गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह जो है वो अंदर की ओर मुड़ा होता है वह कहलाता है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास कहलाता है क्या? द्वारक यानी अपर्चर। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास जो है वो कहलाता है क्या? द्वारक। अवतल दर्पण में यदि वस्तु F पर स्थित है और प्रतिबिंब अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? अत्यधिक बड़ा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु F पर स्थित है और प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक बड़ा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C और F के बीच है और प्रतिबिंब की स्थिति C से दूर है तो प्रतिबिंब का आकार होगा कितना? क्या? बड़ा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C और F के बीच में है और प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो C से दूर है तो प्रतिबिंब का आकार होगा बड़ा। अवतल दर्पण में यदि वस्तु की स्थिति C से दूर है और प्रतिबिंब की स्थिति F और C के बीच में है तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो होगा छोटा। आपतित किरण, आपतन बिंदु के लंबवत किरण और परावर्तित किरण सभी स्थित होते हैं एक ही तल में। आपतित किरण, आपतन बिंदु के लंबवत किरण और परावर्तित किरण ये सभी स्थित होते हैं एक ही तल पर। फ्राइंग पैन एक उदाहरण है अपारदर्शी वस्तु का। फ्राइंग पैन जो है वो अपारदर्शी वस्तु होता है। मानव आँख की लेंस प्रणाली प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक प्रतिबिंब बनाता है जिसे कहा जाता है रेटिना। मानव आँख की लेंस प्रणाली प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन पर एक प्रतिबिंब बनाता है जिसे रेटिना कहा जाता है। जब प्रकाश एक दूसरे के सामने स्थित दो दर्पणों में परावर्तित होता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या होती है कितनी? अनंत। जब प्रकाश एक दूसरे के सामने स्थित दो दर्पणों से परावर्तित होता है तो बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। वे दर्पण जिनका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है उनको अवतल कहते हैं। अवतल दर्पण जिनका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है सूरज की रोशनी से। चंद्रमा जो है वो प्रतिबिंबित होता है सूरज की रोशनी से। फोटोवोल्टिक सेल में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में। फोटोवोल्टिक सेल में प्रकाश ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा और पार्श्व रूप से उल्टा। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वह आभासी होता है, सीधा और पार्श्व रूप से उल्टा होता है।
सूर्य हमें सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्य हमें सूर्योदय के से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के उपचार के लिए प्रस्तुत लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। तो मायोपिया में अवतल लेंस जरूरत पड़ता है और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का जरूरत पड़ता है। सोलर कुकर सूर्य की किरणें को केंद्रित करके उच्च तापमान प्राप्त करते हैं दर्पणों द्वारा। सोलर कुकर जो है वो सूर्य की किरणों को केंद्रित करके उच्च तापमान प्राप्त करते हैं दर्पणों द्वारा। गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी जो है वो कहलाती है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनके मूल पथ से विचलन की घटना जो है वो कहलाती है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके मूल पथ से विचलन की घटना को कहते हैं अपवर्तन। आँख का वह भाग जो किसी वस्तु की प्रतिबिंब को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है वह है रेटिना। आँख का वह भाग जो किसी वस्तु की प्रतिबिंब को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है वह है रेटिना। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव जो होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। फुलमिनोलॉजी अध्ययन है आकाशीय बिजली का। फुलमिनोलॉजी जो है वो आकाशीय बिजली का अध्ययन है। जरा दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है बाईफोकल लेंस का। जरा दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है बाईफोकल लेंस। वे वस्तुएं जिनके आर पार मानव नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो कहलाते हैं पारदर्शी वस्तुएं। वे वस्तुओं जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, वे कहलाती है पारभासी वस्तुएं। दृष्टि वैषम्य के इलाज के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? बेलनाकार लेंस। दृष्टि वैषम्य के इलाज के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है बेलनाकार लेंस। प्रकाश को अभिसरण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। प्रकाश को अभिसरण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। भिबजायोर में सर्वाधिक ऊर्जा वाले प्रकाश का रंग है बैंगनी। भिबजायोर में सर्वाधिक ऊर्जा वाले प्रकाश का रंग कैसा है? बैंगनी। प्रकाश का वह रंग जो प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम प्रकीर्णन दर्शाता है वह है बैंगनी। प्रकाश का वह रंग जो प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम प्रकीर्णन दर्शाता है वह है बैंगनी। प्रकाशीय घटना जिसके कारण ग्रहण लगता है वह है प्रकाश का रैखिक प्रसार। प्रकाशीय घटना जिसके कारण ग्रहण लगता है वह है प्रकाश का रैखिक प्रसार। मानव दृश्य तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश को मापने के विज्ञान को कहा जाता है फोटोमेट्री। मानव दृश्य तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश को मापने के लिए विज्ञान को कहा जाता है फोटोमेट्री। वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था वो है आइजैक न्यूटन। वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहले सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था वह है आइजैक न्यूटन। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा को फैलाया जा सकता है
बारिश की बूंदों की बौछार में। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा को फैलाया जा सकता है बारिश की बूंदों की बौछार से। टिंडल प्रभाव एक घटना है कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का। टिंडल प्रभाव जो है वह एक घटना है कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का। प्रकाश तरंगे एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंगे एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? अनंत पर। किसी गोलाकार चमकदार चम्मच को माना जा सकता है समतल दर्पण। किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को माना जा सकता है समतल दर्पण। वह उपकरण जिसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं तो उसका नाम क्या है? पेरिस्कोप। वह उपकरण जिसमें समतल दर्पण जो है वो एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं उसका नाम है पेरिस्कोप। सफाई के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला साबुन का घोल धुंधला दिखाई होता है क्योंकि साबुन के मिसेल प्रकाश प्रकीर्णित कर सकते हैं। सफाई के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला साबुन का घोल धुंधला दिखाई देता है क्योंकि साबुन के मिसेल प्रकाश प्रकीर्णित कर सकते हैं। न्यूटोनियन दूरबीन में केवल दर्पण होते हैं। न्यूटोनियन दूरबीन में क्या होता है? केवल दर्पण। प्रकाश की 3 प्राथमिक रंग है। कौन सा? लाल, हरा और नीला। प्रकाश का 3 प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? यदि किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तो जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। जब दिन के समय जल पर साबुन की परत देखी जाती है तो उसमें सुंदर रंग दिखाई देते हैं। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। जब दिन के समय जल पर साबुन की परत देखी जा सकती है तो उसमें सुंदर रंग दिखाई देते हैं। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। टैक्योन्स एक काल्पनिक कण है जो यात्रा करते हैं प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से। टैक्योन्स एक काल्पनिक कण है जो यात्रा करते हैं प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से। प्रकाश विद्युत यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की खोज हेनरिक हर्ट्ज द्वारा की गई थी 1887 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना की खोज हेनरिक हर्ट्ज द्वारा की गई थी 1887 में। प्रकाश के अनुप्रयोग द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को कहा जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश के अनुप्रयोग द्वारा किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को कहा जाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरते समय विभिन्न रंग के प्रकाश में विघटित हो जाता है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक भिन्न होते हैं। श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरते समय विभिन्न रंगों के प्रकाश में विघटित हो जाता है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक जो है वो भिन्न होते हैं। तारों की टिमटिमाना, शीघ्र सूर्योदय एवं विलंब सूर्यास्त, तारे की स्थिति ऊंची प्रतीत होना यह उदाहरण है वायुमंडलीय अपवर्तनांक का। तारों का टिमटिमाना होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। शीघ्र सूर्योदय एवं विलंब सूर्यास्त होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण।
तारे की स्थिति जो है वो ऊंची प्रतीत होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जल से भरे बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इस घटना का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जल से भरा बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। जल से भरे एक बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इस घटना का भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त से पहले सूर्य अंडाकार आकार में प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त से पहले सूर्य जो है वो अंडाकार आकार में प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। सूर्य एवं चंद्रमा का क्षितिज के निकट दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होने का कारण है अपवर्तन। सूर्य एवं चंद्रमा की क्षितिज के निकट दीर्घ वृत्ताकार प्रतीत होने का कारण है अपवर्तन। सुबह और शाम के समय सूर्य के रंग का लालिमा युक्त लाल प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सुबह और शाम के समय सूर्य के रंग का लाल युक्त प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। लाल बत्ती का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल बत्ती का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण। रमन प्रभाव का संबंध उन प्रकाश किरणों से है जो गुजरती है केवल प्रिज्म से। रमन प्रभाव का संबंध उन प्रकाश किरणों से है जो गुजरती है केवल प्रिज्म से। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट्ट स्पेक्ट्रम हैं बैंगनी एवं लाल। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट्ट यानी स्पेक्ट्रम कौन सा है? बैंगनी एवं लाल। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला रंग कौन सा होता है? हरा। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला रंग होता है हरा। एंडोस्कोप उपकरण आधारित है एंडोस्कोप उपकरण जो है वह आधारित है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। एंडोस्कोप उपकरण आधारित है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश ऊर्जा के ऑप्टिकल फाइबर संचरण में प्रयुक्त परिघटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा के ऑप्टिकल फाइबर संरचना में प्रयुक्त परिघटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साबुन के बुलबुले में रंगों के बंटने की घटना का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। साबुन के बुलबुले में रंगों के बनने का घटना का कारण है प्रकाश का व्यक्तीकरण। तेल की सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों का 7 रंग में दिखाई देना कारण है व्यक्तीकरण यानी इंटरफेरेंस परिघटना का। तेल की सतह पर प्रेक्षित प्रकाश तरंगों का 7 रंग में दिखाई देना कारण है व्यक्तीकरण परिघटना का। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखे जाने पर प्रतिबिंब होगा अनंत पर वास्तविक उल्टा और अत्यधिक विवर्धित। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस दर पर रखे जाने पर प्रतिबिंब होगा अनंत पर वास्तविक उल्टा और अत्यधिक विवर्धित। एक परिदर्शी यानी पेरिस्कोप। एक पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के कोण पर। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? अनंत। एक समतल दर्पण की वक्रता यानी त्रिज्या होती है क्या? अनंत।
वह काल्पनिक रेखा जो फोकस तथा ध्रुव से होते हुए गोलीय दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस तथा ध्रुव से होते हुए गोलीय दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। पीछे के वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले दृश्यदर्शी बने होते हैं उत्तल दर्पण के। पीछे के वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाने वाला दृश्यदर्शी जो है वो बने होते हैं उत्तल दर्पण से। त्रिविमीय यानी 3D फिल्में देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे में होता है पोलराइड। त्रिविमीय यानी 3D फिल्में देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मे में होता है पोलेरॉइड। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों के ऊपरी तथा निचले भाग क्रमशः अवतल और उत्तल होते हैं। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंसों के ऊपरी भाग जो है वो अवतल और निचले भाग जो है वो क्रमशः उत्तल होते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस या अवतल लेंस की तरह। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी संघ या अवतल लेंस की तरह। सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाने वाला जो लेंस है वह है उत्तल लेंस। एक सामान्य मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी होती है कितनी? लगभग 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। चश्मे के निर्माण में प्रयुक्त ऑप्टिकल ग्लास को बनाया जाता है फ्लिंट कांच के द्वारा। चश्मे के निर्माण में प्रयुक्त ऑप्टिकल ग्लास को बनाया जाता है फ्लिंट कांच के द्वारा। एक अपवर्तक दूरबीन बनी होती है असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों से। एक अपवर्तक दूरबीन जो है वो बनी होती है असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों से। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कोलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रोपिन। मानव आँखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो है एट्रोपिन। मानव आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टी। मानव आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक और उल्टी होता है। मानव नेत्र के किस भाग पर विद्युत तरंगे आवेग स्नायु बंधन में परिवर्तित होते हैं? वे है रेटिना पर। आँख में संकेंद्रण होता है रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा। आँख में संकेंद्रण होता है रेटिना की आगे पीछे गति के द्वारा। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होती है वह है 5500 एंगस्ट्रम। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है वह है 5500 एंगस्ट्रम। मानव आँख सर्वाधिक संवेदनशील होती है हरे प्रकाश की प्रति। मानव आँख जो है वो अत्यधिक संवेदनशील होता है हरे रंग की प्रकाश के प्रति। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है कैलोरीमीटर। स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है कैलोरीमीटर। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऊष्मामिति यानी कैलोरीमेट्री। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को मापने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऊष्मामिति यानी कैलोरीमेट्री। पैरामीटर जिसे बॉयल के नियम में स्थिर रखा जाता है वह है तापमान। बॉयल के नियम में तापमान को स्थिर रखा जाता है।
पृथ्वी में गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर, जिसे भूतापीय प्रवणता भी कहा जाता है, वह बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। पृथ्वी में गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर, जिसे भूतापीय प्रवणता भी कहा जाता है, वह बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त की जाने वाली ऊष्मा या ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है गुप्त ऊष्मा के रूप में। किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त की जाने वाली ऊष्मा या ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है गुप्त ऊष्मा के रूप में। बर्फ़ के संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ़ के संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। भाप के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। भाप के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है वह कहलाती है ओस बिंदु। वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है वह कहलाती है ओस बिंदु। डिग्री सेंटीग्रेड में मानक का तापमान और दाब यानी एसटीपी के अनुरूप तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेंटीग्रेड में मानक तापमान और दाब एसटीपी के अनुरूप होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वायु में उपस्थित जलवाष्प कहलाती है क्या? आर्द्रता। वायु में जो जलवाष्प उपस्थित होती है वह आर्द्रता कहलाती है। मांस या सब्जियों को कस कर बंद किए गए बर्तन में तेल और नमी के साथ धीरे धीरे गर्म करके मांस या सब्जियों को कस कर बंद किए गए बर्तन में तेल और नमी के साथ धीरे धीरे गर्म करके पकाना क्या कहलाता है? ब्रेजिंग। ऊष्मागतिकी की शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम 1931 में प्रतिपादित किया गया राल्फ एच फाउलर द्वारा। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम जो है वो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम 1931 में प्रतिपादित किया गया राल्फ एच फाउलर द्वारा। दो निकाय एक तीसरी निकाय के साथ तापीय संतुलन में है तब वे एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में हो जाती है ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार दो निकाय एक तीसरी निकाय के साथ तापीय संतुलन में हैं तब वे एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में हो जाती है। तापमान का वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ की गैसीय, तरल और ठोस अवस्थाएं संतुलन में रह सकती है वह कहलाती है त्रिक बिंदु। तापमान का वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ की गैसीय, तरल और ठोस अवस्थाएं संतुलन में रह सकती है वह कहलाती है त्रिक बिंदु। वह नियम जो कहता है कि विद्युत धारा से निकलने वाली ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय पर निर्भर करती है, यह जूल का नियम है। वह नियम जो कहता है कि विद्युत धारा से निकलने ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय पर निर्भर करती है, वह है जूल का नियम। विकिरण की बात करें तो विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है। विकिरण जो है वो ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की ही वह विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आसपास के कणों के बीच सीधे सूक्ष्म संपर्क द्वारा किसी पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है चालन। आसपास के कणों के बीच सीधे सूक्ष्म संपर्क द्वारा किसी पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है चालन। किसी तरल पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रिया जहां गर्म पदार्थ ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे पदार्थ नीचे रह जाते हैं यह कहलाती है संवहन। किसी तरल पदार्थ में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रिया जहां गर्म पदार्थ ऊपर उठ जाते हैं और ठंडे पदार्थ नीचे रह जाते हैं वह कहलाते हैं संवहन।
स्थिर तापमान पर दाब कम होने पर गैस का आयतन बढ़ता है बॉयल के नियम के अनुसार। स्थिर तापमान पर दाब कम होने पर गैस का आयतन जो है वो बढ़ता है बॉयल के नियम के अनुसार। स्थिर दाब पर गैस का आयतन गैस के परम तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है चार्ल्स के नियम के अनुसार। स्थिर दाब पर गैस का आयतन गैस के परम तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है चार्ल्स के नियम के अनुसार। संतृप्ति तक पहुंचने के लिए हवा को जिस तापमान तक ठंडा करना होगा उसे कहा जाता है ओस बिंदु। संतृप्ति तक पहुंचने के लिए हवा को जिस तापमान तक ठंडा करना होगा उसे कहा जाता है ओस बिंदु। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को मापता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वह तापमान को मापता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। फ़ारेनहाइट पैमाने पर स्टीम पॉइंट क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर स्टीम पॉइंट क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होती है। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होती है। गर्मियों के दौरान एफिल टावर ऊंचा हो जाता है तापीय प्रसार के कारण। गर्मियों के दौरान एफिल टावर जो है वह ऊंचा हो जाता है तापीय प्रसार के कारण। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है अवगाद्रो के नियम के अनुसार। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वह समान होती है अवगाद्रो के नियम के अनुसार। इमर्सन रॉड कार्य करता है जूल के तापमान नियम के सिद्धांत पर। इमर्सन रॉड कार्य करता है जूल के तापमान नियम के सिद्धांत पर। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन जो होता है बल्ब में उस टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है 0 केल्विन के। 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस। विद्युत परिपथ विद्युत आयरन तथा विद्युत केतली में प्रयुक्त फ्यूज कार्य करते हैं जूल के तापीय नियम के सिद्धांत पर। विद्युत परिपथ विद्युत आयरन एवं विद्युत केतली ये सब में जो फ्यूज होता है फ्यूज कार्य करता है जूल के तापीय नियम के सिद्धांत पर। वह न्यूनतम तापमान जो दहन प्रारंभ या उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है वह कहलाता है प्रज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर। वह न्यूनतम तापमान जो दहन प्रारंभ या उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है वह कहलाता है प्रज्वलन ताप। वह तरल पदार्थ जिसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होती है वह है जल। वह तरल पदार्थ जिसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होती है वह है जल। केल्विन में मानक कमरे का तापमान होता है 298 केल्विन। केल्विन में मानक कमरे का तापमान होता है 298 केल्विन। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है 277 केल्विन 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है 277 केल्विन 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ की ठोस और गैसीय अवस्था के बीच बिना किसी मध्यवर्ती तरल अवस्था के रूपांतरण पदार्थ के ठोस और गैसीय अवस्था के बीच बिना किसी मध्यवर्ती तरल अवस्था के रूपांतरण को कहा जाता है ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन। जब ठोस गैस में और गैस ठोस में डायरेक्ट बदल जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन। सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है विकिरण के द्वारा। सूर्य जो है वो पृथ्वी को गर्म करता है विकिरण के द्वारा।
पदार्थ के दाब या तापमान में परिवर्तन के कारण किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। पदार्थ के दाब या तापमान में परिवर्तन के कारण किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? संघनन। सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की अभिनव अवधारणा को कहते हैं क्या? निष्क्रिय यानी पैसिव सौर तापन। सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की अभिनव अवधारणा को कहते हैं निष्क्रिय यानी पैसिव सौर तापन। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं क्या? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा होता है कितना? 4.184 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4.184 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्रायोजेनिक ताप होता है क्या? -150 डिग्री सेल्सियस। क्रायोजेनिक ताप होता है -150 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 4 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट का उद्देश्य है तापमान को स्थिर करना। थर्मोस्टेट का उद्देश्य है तापमान को स्थिर करना। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। किसी पिंड की ऊष्मीय क्षमता निर्भर करती है पिंड के द्रव्यमान पर। किसी पिंड की ऊष्मीय क्षमता जो है वह निर्भर करती है पिंड के द्रव्यमान पर। जब एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है उसके आयतन में। जब एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है उसके आयतन में। जब एक शीशे की छड़ को भाप में रखा जाता है तब इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। जब एक शीशे की छड़ को भाप में रखा जाता है तब इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान का। वायुमंडलीय दाब जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान का। तापमान में कोई भी परिवर्तन किए बिना किसी द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसको कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तापमान में कोई भी परिवर्तन किए बिना किसी द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होता है उसको कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। उबलते पानी की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। उबलते पानी की तुलना में भाप से हाथ जो है वो अधिक जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। मिट्टी के घड़े में जल के ठंडे रहने का कारण है वाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े में जल के ठंडे रहने का कारण क्या है? वाष्पीकरण। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पसीना जो है वो शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कथन: निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कहलाता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। यह कथन कि निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा जो है वो स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कहलाता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। एक ऊष्मागतिक यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है उसको एडियाबैटिक प्रोसेस या
रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं। एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है उसको रुद्धोष्म प्रक्रिया या एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। वह तापमान बिंदु जिस पर ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसको कहते हैं त्रिगुण पॉइंट यानी ट्रिपल पॉइंट। वह तापमान जिस पर ठोस, तरल और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहता है उसको त्रिगुण बिंदु यानी त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर का यूज किया जाता है कहाँ, पेट्रोल इंजन में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है जब वह निचले से उच्च पोषी स्तर तक। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है जब वह निचले से उच्च पोषी स्तर तक जाता है। इसे समझाया गया है ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम द्वारा। किसी पृथक निकाय की ऊर्जा स्थिर होती है, यह कथन दिया गया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा। किसी पृथक निकाय की ऊर्जा स्थिर होती है, यह कथन दिया गया है ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम द्वारा। अब है तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी संयंता के अपने नियम के साथ एक सयान तरल पदार्थ के माध्यम से एक छोटे गोले के वेग का वर्णन करते हुए हाइड्रोडायनामिक्स के विज्ञान की स्थापना की जॉर्ज स्टोक्स ने। संयंता के अपने नियम के साथ एक सयान तरल पदार्थ के माध्यम से एक छोटे गोले के वेग का वर्णन करते हुए हाइड्रोडायनामिक्स के विज्ञान की स्थापना की जॉर्ज स्टोक्स ने। वह नियम जो किसी सयान तरल पदार्थ के माध्यम से एक छोटे गोले के वेग का वर्णन करता है वह कहलाता है स्टोक का नियम। वह नियम जो किसी सयान तरल पदार्थ के माध्यम से एक छोटे गोले के वेग का वर्णन करता है वह कहलाता है स्टोक का नियम। किसी सीमित तरल पदार्थ पर लगाया गया कोई भी बल, चाहे पात्र का आकार जैसा भी हो, सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। इसे समझाया गया किसके द्वारा, पास्कल के नियम के द्वारा। किसी सीमित तरल पदार्थ पर लगाया गया कोई भी बल, चाहे पात्र का आकार जैसा भी हो, सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। इसे समझाया गया पास्कल के नियम के द्वारा। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई होता है न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई होती है न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है क्या, Mt-2। द्रव बूंदों के गोलाकार आकार का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंदें जो है वो गोलाकार आकार का होता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। यदि दाब बढ़ता है तो किसी पदार्थ का गलनांक बर्फ को छोड़कर क्या होगा, गलनांक भी बढ़ेगा। यदि दाब बढ़ता है तो किसी पदार्थ का गलनांक बढ़ेगा बर्फ को छोड़कर। वाष्पीकरण होता है केवल तरल पदार्थ की सतह पर। वाष्पीकरण जो है केवल तरल पदार्थ के सतह पर होता है। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए पिंड के भार में कमी विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होती है। इसे कहा जाता है आर्किमिडीज प्रिंस का सिद्धांत। किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए पिंड के भार में कमी विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होती है। इसे कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी प्रवाहित तरल पदार्थ की प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा एक धारा रेखा के अनुदिश स्थिर रहती है बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार। किसी प्रवाहित तरल पदार्थ की प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा एक धारा रेखा के अनुदिश स्थिर रहती है, यह है बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार। जल से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए एक अर्धपारागम्य झिल्ली का उपयोग करने वाली प्रक्रिया है उत्क्रम परासरण।
जल से दूषित पदार्थ को हटाने के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करने वाली प्रक्रिया है उत्क्रम परासरण। चांदी का अपेक्षित घनत्व है कितना? 10.0। चांदी का अपेक्षित घनत्व है 10.8। भौतिकी की वह शाखा जो स्थिर अवस्था में तरल पदार्थों के गुणों से संबंधित है वह कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। भौतिकी की वह शाखा जो स्थिर अवस्था में तरल पदार्थों के गुणों से संबंधित है वह कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ जाता है किसके कारण? केशिकत्व के कारण। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल जो है वो ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व के कारण। जहाज़ों और पनडुब्बियों हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर की डिजाइनिंग आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जहाज़ों और पनडुब्बियों हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर की डिजाइनिंग आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। द्रव्यों में घर्षण को कहा जाता है क्या? संयंता। द्रव्यों में घर्षण को कहा जाता है संयंता। कॉर्क जल में तैरता है जबकि लोहे की कील डूब जाता है उनके घनत्व में अंतर के कारण। कॉर्क जो है वो जल में तैरता है जबकि लोहे की कील जो है वो डूब जाता है उनके घनत्व में अंतर के कारण। वह उपकरण जिसका उपयोग दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है वह कहलाता है लैक्टोमीटर। वह उपकरण जिसका उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं लैक्टोमीटर। उत्प्लावन बल का परिमाण निर्भर करता है द्रव के घनत्व और आयतन पर। उत्प्लावन बल का परिमाण निर्भर करता है द्रव के घनत्व और आयतन पर। जब वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम हो तो वस्तु तैरने लगती है। जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो वस्तु जो है वो तैरने लगती है। जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल जो है वो क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल यानी उत्क्षेप। उत्प्लावन बल यानी उत्क्षेप। आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग डिजाइन करने के लिए किया जाता है क्या? पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। किसी तरल पदार्थ में स्थिर अवस्था में दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है यदि वे समान ऊंचाई पर हों पास्कल के नियम के अनुसार। किसी तरल पदार्थ में स्थिर अवस्था में दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है यदि वे समान ऊंचाई पर हों पास्कल के नियम के अनुसार। बोल्ट्जमान स्थिरांक का मान होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। बोल्ट्जमान स्थिरांक का मान होता है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। किसी द्रव सतह की प्रत्यास्थ प्रवृत्ति जो उसे न्यूनतम संभव सतह क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाती है वह कहलाता है पृष्ठ तनाव। किसी द्रव सतह की प्रत्यास्थ प्रवृत्ति जो उसे न्यूनतम संभव सतह क्षेत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाता है वह है पृष्ठ तनाव। पानी की सतह पर तैरती हुई उदाहरण है पृष्ठ तनाव का। पानी की सतह पर तैरती सुई उदाहरण है पृष्ठ तनाव का। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया घर्षण बल कहलाता है कर्षण। किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया घर्षण बल जो है वह कर्षण कहलाता है। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन किया गया आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन किया गया आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जमने पर पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। जमने पर पानी का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार धारण कर लेती है।
पृष्ठीय तनाव के कारण। समतल सतह पर गिरने पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार धारण कर लेती है, पृष्ठीय तनाव के कारण। अंतर आणविक बलों के माध्यम से और गुरुत्वाकर्षण जैसी बाहरी बलों के बिना संकीर्ण स्थानों में तरल पदार्थ की प्रवाह की क्षमता कहलाती है केशिका क्रिया। अंतर आणविक बलों के माध्यम से और गुरुत्वाकर्षण जैसी बाहरी बलों के बिना संकीर्ण स्थानों में तरल पदार्थ के प्रवाह की क्षमता को कहते हैं केशिका क्रिया। वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पूरी तरह से डूबी हुई वस्तुओं के लिए वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन उसके स्वयं के आयतन के बराबर होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार पूरी तरह से डूबी हुई वस्तुओं के लिए वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन उसके स्वयं के आयतन के बराबर होता है। स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्व के साथ साथ केशिका क्रिया का उपयोग करने वाला पेन है फाउंटेन पेन। स्याही के प्रवाह के लिए गुरुत्व के साथ साथ केशिका क्रिया का उपयोग करने वाला पेन है फाउंटेन पेन। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जो है वो बत्ती से ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। सयंता गुणांक यानी गतिक सयंता। सयंता गुणांक से किसी द्रव के घनत्व का अनुपात होता है शुद्ध गति का सयंता। सयंता गुणांक से किसी द्रव के घनत्व का अनुपात होता है शुद्ध गति का सयंता। ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयंता क्या होती है? घटती है। ताप बढ़ने से द्रव की सयंता जो है वह घटती है। बर्नौली सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण नियम पर। बर्नौली सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण नियम पर। उत्प्लावकता है क्या? ऊर्ध्वमुखी बल। उत्प्लावकता है ऊर्ध्वमुखी बल। हिमखंड का वह भाग जो समुद्र सतह के ऊपर होता है वह है 1/9वां भाग। हिमखंड का वह भाग जो समुद्र सतह से ऊपर होता है वह है 1/9वां भाग। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है सयंता एवं कम घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है सयंता एवं कम घनत्व। जब नमक को जल में मिलाया जाता है तो क्वथनांक एवं हिमांक बढ़ता घटता है। जब नमक को जल में मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल नियम के सिद्धांत पर। ऑटोमोबाइल का जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वह कार्य करता है पास्कल नियम के सिद्धांत पर। जब किसी झील के सतह से हवा का बुलबुला ऊपर की ओर उठता है तो इसका आकार बढ़ता है। जब किसी झील के सतह से हवा का बुलबुला जो है वो ऊपर की ओर उठता है तो इसका आकार जो है वो बढ़ता है।